समय आप लोगों को उन प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे तो उन प्रश्नों के हिसाब से ही आप चैप्टर पे ध्यान देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे ये चैप्टर आज के आज निपटाएंगे हर हालत में। जैसे प्रश्न एक आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में जो अफ्रीका और यूरोप को कौन कौन सी संरचनाएं अलग करती हैं, तो इसमें जिब्राल्टर नाम आ जाए, भूमध्य सागर, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बाब अल मंडेब की खाड़ी, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक तो जिब्राल्टर अलग करेगी, बात सही है ना, जिब्राल्टर इसमें शामिल रहेगी। दूसरा क्या रहेगा? पंजाब की खाड़ी, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि और भूमध्य सागर, ये दोनों जो है ना यूरोप और अफ्रीका की संरचनाओं को अलग करते हैं। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। ठीक भैया, ओके। और जब बात करेंगे बाब अल मंडेब की, तो अफ्रीका और एशिया के बीच में लाल सागर, स्वेज नहर और बाब अल मंडेब, ये तीनों जो हैं अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं। ठीक है ना, ये बात हमको याद रखनी है। स्वेज नहर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसमें प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कंटेंट है, हम सब इसमें पढ़ेंगे, अब यही सारी चीज़ें पढ़ा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर को, और चैप्टर का नाम है अफ्रीका, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, वो भी वर्ल्ड वाली है, ज्योग्राफी की किताब है भैया। अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे। ठीक है, एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 20% भाग है, ध्यान रखना है। लेकिन इसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या की लगभग 3/5 भाग है। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है, यह बात आपको याद रखनी चाहिए। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है। यहाँ पर घने वन, विस्तृत घास के मैदान, विशाल मरुस्थल फैले हुए हैं। यहाँ पे जो मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल को अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नजर आता है। ओके, पूरा पूरा उत्तर में नहीं देखने को मिलेगा, करीब मेरे ख्याल से 12 या 13 देशों में फैला हुआ है। चाड, लीबिया, माली, ऐसे करके, घाना, मौरितानिया, है ना, मिस्र, इन सब देशों में ऐसे फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। सभी महाद्वीपों में अफ्रीका सबसे अधिक उष्ण है, याद रखना है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण दोनों में स्थित है, ये उष्ण और शीतोष्ण दोनों में स्थित है। जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु में बहुत अधिक विविधता भी यहाँ देखने को मिलेगी आपको। ये महाद्वीप वन, वन्य जीव, खनिज संशक्ति के साधनों में संपन्न है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, कसावा, कपास, मूंगफली, कोको और विभिन्न प्रकार के फल तथा कुछ मसाले जैसे लौंग अफ्रीका की मुख्य फसलें भी हैं। ठीक है, अनेक छोटे बड़े देश हैं, इनमें से बहुत से देश अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए हैं। जैसे हमने सोमालीलैंड की बात की थी, तो सोमालीलैंड कब आजाद हुआ था? 1990 में, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ था। ओके, और याद रखना अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे है ना करके, ऐसे करके कुछ है, ये इसका जो आकार है कुछ ऐसे ही दिखेगा, नजर आएगा आपको। ठीक है, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाता है, ये आपका पूरा पूरा रेगिस्तान है सहारा वाला यहाँ पे अपना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इनमें से बहुत देश अभी हाल में स्वतंत्र हुए। पहले लगभग वे सभी देश हमारे देश की तरह विदेशी शासन के अधीन हुआ करते थे। ये सभी देश अपने आर्थिक विकास में लगे हुए हैं। यहाँ के जो देश है ना, उनको देखा जाए, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो जैसे लगेगा स्केल ऐसे रखी गई है और वैसे इनमें लाइन खींच दी गई है, ऐसे करके इनकी लाइन खींची गई है, ऐसे करके इनके जो देश है ना, ऐसे ऐसे डिवाइड हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे लगेगा कि स्केल रखी गई, पटरी के सहारे ऐसे खींच दिया गया है। ठीक है, ये ब्रिटिश साम्राज्य की यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौर की देन रही है कि अफ्रीका के देशों का विभाजन कुछ इस तरीके से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभार जो प्रश्न पूछा जाता है, गोल्ड कोस्ट के लिए क्या, कौन सा देश जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट है गोल्ड कोस्ट। ठीक है, ये ऐसे ही एलिफेंट, कुछ हाथियों के लिए भी जाना जाता है, तो गोल्ड कोस्ट बोलते हैं घाना। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमको ऐसे ही देख लेना, समझ कर रखना। इसके लिए कृषि को उन्नत करने के प्रयत्न हो रहे हैं, नए नए उद्योगों की स्थापना की जा रही है। आज के समय में भी यहाँ पर विदेशी जो अन्य देश हैं, विश्व के विकसित देशों के लिए बोला जाए तो प्रायोगिक स्थल के रूप में विख्यात है। प्रायोगिक बोल सकते हैं, औद्योगिक स्थल के रूप में बोल सकते हैं। और एक चीज आपको पता होगी, यहाँ के अफ्रीका महाद्वीप की का जो समृद्धि विकास है, आर्थिक समृद्धि, अफ्रीका महाद्वीप के आर्थिक समृद्धि क्या है? उच्च है। अफ्रीका महाद्वीप का आर्थिक समृद्धि उच्च होने के बावजूद भी यहाँ पर गरीबी मौजूद है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पे शिक्षा का लेवल निम्न है, यहाँ पे तकनीकी विकास
निम्न स्तर का है, यहाँ पे कौशल विकास भी निम्न स्तर का ही बना हुआ है। इन सभी और जो इनमें पूंजी पूंजी की बात होती है, लागत पूंजी जो होती है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। बाकी जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें भी कमियां हैं। उन सब की वजह से ये आर्थिक समृद्धि उच्च होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप में गरीबी अभी भी बरकरार है अच्छी खासी स्थिति में। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। अगले प्रश्न में तुम इस महाद्वीप के कुछ देशों के बारे में पढ़ोगे। ये देश कुछ विशेष प्राकृतिक परिस्थिति मानव क्रियाकलाप का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य अफ्रीका में जायरे जायरे विश्वतीय वर्षावनों का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया विकासशील देश है, जिसके कुछ हिस्से में तो वन है, कुछ में खास भूमियां भी स्थापित हैं। ये एक परिचय के रूप में फिलहाल है। ठीक है, यहाँ पे नील नदी है, मिस्र अरब गणतंत्र सहारा मरुभूमि का हिस्सा है, उत्तरी अफ्रीका में है। और लेकिन मिस्र की संपन्नता का कारण क्या है? तो नील नदी। आपको एक चीज बताएं, एक शब्द और याद रखना, मिस्र की जो सभ्यता है वो क्या है? वो नील नदी की देन है ना, ये बात आपको पता होगी पहले भी। पर संसार में अकेला देश है जहां रंग के आधार पर लोगों के बीच अभी तक भेदभाव की नीति रखी जाती है। वहां बहुत अधिक लोगों को अपने ही देश में स्वतंत्रता पूर्वक रहने, इधर उधर आने जाने का अधिकार तक नहीं है। ऐसा वहां की सरकार द्वारा किया जाता है, जो अल्पसंख्यक गोरे लोगों की है। गोरे लोगों की, अल्पसंख्यक गोरे लोगों की सरकार को ही लेकर कभी एक आंदोलन भी हुआ करता था, जिसमें गांधीवादी नेता थे, उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई, जिसके लिए उनको करीब 2 दशक की जेल की रोटी भी खानी पड़ी उसमें। लेकिन बाद में जब वहां से निकाले गए तो वो वहां के राष्ट्रपति चुने गए, और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जब नए संविधान का निर्माण हुआ तो ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि अल्पसंख्यक गोरों की सरकारों में जो कुछ भी हमने झेला है, हम उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले समय में अल्पसंख्यक गोरे लोग जो होंगे उनको उन स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सरकार चाहे जिसकी भी रहेगी। उसी आधार पर उन्होंने एक संविधान का निर्माण करवाया। अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की बात की गई थी। बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ही वो व्यक्ति हैं, उनके बारे में हमको याद रखना चाहिए भाई। अफ्रीका, भूमि, जलवायु, साधन और उनका प्रयोग। यहां पे देखिए कुछ पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं। वो शब्द क्या है? जल संधि एक है, एक स्थल संधि है, जलप्रपात भी है, वन्य प्राणी भी इसमें मौजूद है। जल संधि क्या होती है? तो जल का वो सकरा भाग जो 2 महासागर या सागर को मिलाने का काम करता है, वो होती है जल संधि। मतलब जल को जोड़ने के लिए जो काम करेगी वो है जल संधि। स्थल संधि जो स्थल को मिलाने का काम करेगी वो हो जाएगी स्थल संधि। बात समझ रहे हैं ना? तो भूमि का सकरा भाग जो 2 सागरों को अलग कर दे, 2 सागरों को अलग कर दे या 2 स्थलीय क्षेत्र को मिला दे। भाई अलग करेगा, एक को अलग करेगा, एक को जोड़ेगा, तभी तो काम बनेगा। जलप्रपात क्या है? नदी मार्ग में अधिक ऊंचाई से पानी का एकदम नीचे गिरना जलप्रपात कहलाता है। याद रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। वन्य प्राणी की बात करें तो वन्य प्राणी पशु पक्षी अन्य सभी प्रकार के जीव जंतु जो अपने प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं वो होते हैं वन्य प्राणी। ठीक है, चलिए बात करें अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा, एशिया से अरब सागर द्वारा अलग है। फिर भी ये 3 स्थानों पर यूरेशिया महाद्वीप के निकट है। 3 स्थानों पर जो यूरेशिया से के पास में है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो उत्तर पश्चिम में भैया जिब्राल्टर जल संधि है, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर है, और पूर्व में बाबल मंडेब जल संधि है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना आप लोग? ध्यान रखिएगा, यूरेशिया और ये यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप की बात जब होगी तो उसमें स्वेज नहर, जिब्राल्टर, बाबल मंडेब ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक ना? हाँ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के कई देशों ने संसार के अनेक भागों को जीतकर वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। लगभग पूरा का पूरा अफ्रीका किसी न किसी यूरोपीय शक्ति के अधीन हो गया। आज तो अधिकतर अफ्रीकी देश स्वतंत्र हैं, जो अभी भी विदेशी शासन के अधीन हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन्हें जल्द ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र पिछले कुछ ही वर्षों में काफी परिवर्तन भी देखने को मिले। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले भूमि की। भूमि क्या है भाई? अफ्रीका की कुछ प्रमुख स्थलाकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, मानचित्र में देखा जाएगा। अफ्रीका में कई पठार हैं, लगभग पूरा अफ्रीका एक विशाल पठार जैसा दिखाई भी देता है। अफ्रीका का पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत ऊंचा है, यह आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट के रूप में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग। विषुववृत्त के निकट पठार के पूर्वी भाग में कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के शिखर भी हैं। वास्तव में अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर इसी पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में स्थित है। इसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे है? ये पूर्वी भाग में है। ठीक है, पठार के पूर्वी भाग में स्थित है किलिमंजारो, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर भी माना जाता है। ये पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसकी ऊंचाई 58 से 95 मीटर 5895 मीटर है। ये हिम से ढका रहता है साल भर, ये बात आपको नहीं भूलनी है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, किलिमंजारो ऐसे लिख सकते हैं, किलिमंजारो,
और किलिमंजारो लिखने के बाद आप लिख सकते हैं पूर्वी उच्च भूमि में स्थित है, उच्च भूमि में साल भर बर्फ से ढका ढका हुआ, समुद्र तल से ऊंचाई है 5895 मीटर, ये लिख लो आप लोग, ठीक है। और एक चीज और लिख सकते हैं, जो पठार है ना, अफ्रीका का जो पठार है, विश्वविद्युत के निकट वाला पठार, उसके पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। और ये क्या है, सर्वोच्च शिखर भी है अफ्रीका का, ये भी आप लोग ऐसे लिख लो, सर्वोच्च शिखर अफ्रीका का, क्योंकि विश्व का तो है नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, किसी को पता है क्या इसके बारे में? हाँ, एंडीज पर्वतमाला जो है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व की है। चलो, अब यहाँ पे देखेंगे, ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे देख सकते हैं लाल सागर यहाँ पे है। लाल सागर किन किन के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो मिस्र के साथ करता है, सूडान के साथ करता है, जिबूती के साथ कर रहा है, इथियोपिया के साथ तो करेगा नहीं, है ना, इथियोपिया के साथ नहीं करेगा, लेकिन सोमालिया के साथ भी कर रहा है। लाल सागर आपका नहीं, ये तो बाबल मंडेब है, ठीक है, ये बाबल मंडेब खाड़ी आपकी, ठीक है। इधर इसके सोमालिया के इधर कौन सा है, ये अरब सागर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करेंगे जब भूमध्य सागर की, तो किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है भैया, मिस्र के साथ करेगा, ये लीबिया के साथ भी करेगा, और ट्यूनिसिया के साथ करेगा, इतने के साथ करेगा, ओके। और अल्जीरिया के साथ भी तो कर रहा है। क्या चीज, एक चीज और, नॉर्मल तरीके से हम इनकी राजधानियां भी देख सकते हैं। मिस्र की राजधानी कायरा है, लीबिया की त्रिपोली है, ट्यूनिसिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है, मोरक्को की रबात है। रबात देखो, ये है आपकी कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे है, पता रहना चाहिए। तो ये कहाँ पे है, मोरक्को से टच हो रही है, ठीक है ना, ये बात आपको पता रहना चाहिए। और इसमें क्या देखेंगे, ये तो बस बाकी ठीक है, ओके। तो लेसोथो की राजधानी है मसेरू। चलो, अफ्रीका में दो छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत फैले हुए हैं, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में। दूसरी पर्वत श्रेणी इस उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ, या जिसे ड्रकेंस पर्वत कहते हैं। ड्रकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी तट पर कौन सा है, ड्रकेंसबर्ग बर्ग। और उत्तर पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा एटलस। उत्तर पश्चिमी भाग इसका कौन सा है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये होगा दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व वाला एरिया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से दिखा रहे हैं, ये आपकी जिब्राल्टर है, ठीक है ना। एटलस पर्वत ये आपका रहा, किसमें है, ये कौन सा देश है, ये एटलस पर्वत जहाँ पे है, इस देश का नाम है मोरक्को। मोरक्को इसी में है ना, मोरक्को, अल्जीरिया भी कुछ इसी में आ जाएगा, अल्जीरिया कुछ भाग। और ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है वो यहाँ पे। और याद रखिएगा, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो है ना, अपने हीरे और सोने की खान के लिए, सोने के खनन के लिए बड़ा फेमस, खास करके हीरे के खनन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत अफ्रीका, सॉरी क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा खास करके, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका ही तो है इतना बड़ा, ये है ड्रैकन्सबर्ग, देख सकते हैं आप कहाँ पे है ये, ठीक है ना। और यहां पे देखिए, ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, सॉरी मोजाम्बिक चैनल नाम है इसका, ठीक है। ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में देखने को मिलेगा। इधर आपका कौन सा है, ये हिंद महासागर, ये ठीक है, ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है मोजाम्बिक चैनल, ये बात याद रखनी है आपको। आसान द्वीप आपको यहां मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। निम्न भूमि प्रदेश पश्चिमी उत्तरी भागों में तथा समुद्र तट के साथ साथ है। अफ्रीका के एक विशेष भौतिक लक्षण यहाँ की महान भूभ्रंश घाटी है। तो अफ्रीका का एक विशेष भौतिक लक्षण क्या है, तो महान भूभ्रंश घाटी। और ये घाटियां जो है ना, धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियां होती हैं। तो भूभ्रंश घाटी क्या है भाई, दरार पड़ जाए धरातल में, जिससे गहरी और लंबी चौड़ी घाटी बन जाए, वही होती है भूभ्रंश घाटी, जिसके लिए अफ्रीका फेमस है। इनके दोनों किनारों की दीवार दीवार की तरह सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं, ऐसे होगा, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, ये सीधी दीवार जैसे दिख रहे हैं ना, ये घाटी हो जाएगी, बात समझे, ऐसे ऐसे। ये वाला एरिया क्या हो गया, ये घाटी हो जाएगी, बात समझ रहे हैं ना, भूभ्रंश घाटी इसी जी सर। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अफ्रीका में ऐसी भूभ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला, ये मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, सुएज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी होते हुए मृत सागर तक चली गई है, इसलिए इसको महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं। महान भूभ्रंश घाटी कहां से कहां तक जा रही है, मलावी झील के दक्षिण से शुरू होती मलावी झील। और मलावी झील इसमें कहां देखने को मिल रही है, आपको कहीं पर देखने को मिल रही है क्या, मलावी झील कहां पे है, ठीक है। इनकी बहुत सी घाटियां पानी से भरी, जिन्हें बोलते हैं झील। जो घाटियां भरी हैं उनको झील कहा जाता है। अतः अफ्रीका के उच्च भूमि प्रदेश में अनेक बड़ी झीलें देखने को मिलती हैं। उच्च भूमि प्रदेश इसका कौन सा है, इसमें उच्च भूमि प्रदेश आपको दिख रहा है कहीं पे, तो ये है उच्च भूमि प्रदेश, ठीक है ना। यहां देखिए, ये श्वेत नील है, ये नीली नदी है, ओके। यहीं पर कई सारी झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी।
एक ये भी झील है। चलो ठीक है, कौन सा झील है इसे? विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नील नदी इसी झील से निकलती है। एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो नील नदी का उद्गम स्थान क्या है और ये कहां पर जाकर गिरती है? तो निकलती है भैया कहां से? विक्टोरिया झील से निकल रही है और जाके गिरती है कहां पे? भूमध्य सागर में। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी विषुववृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। ये कहां से निकल रही है? एक तो हमने बता दिया कि विक्टोरिया झील से निकल रही है। दूसरे अगर क्षेत्र की बात हो जाएगी तो कहां से निकलेगी ये? तो वो निकलेगी विषुववृत्त के निकट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में गिरेगी। सहारा रेगिस्तान से बहुत लंबी यात्रा तय करती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। दूसरी मुख्य नदी है जायरे। जायरे के बारे में याद रखना, ये मध्य अफ्रीका में बहती है। लिखते चलो थोड़ा बहुत। इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। जायरे को ही हम कांगो बोलते हैं। कई बार आपने नाम सुना होगा कांगो बेसिन का, ठीक है। और ये नदी विस्तृत क्षेत्र का जल बहाकर लाती है, अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो जायरे मध्य अफ्रीका में बहती है, कांगो नाम से भी जानी जाती है, बहते हुए जाती है और ये गिरती है कहां पे? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और सबसे ज्यादा जल लेकर अगर कोई नदी बहाती है तो उसका नाम है जायरे। पश्चिमी भाग में नाइजर, दक्षिण में जम्बेजी और ऑरेंज अफ्रीका की अन्य प्रमुख नदियां भी हैं। तो नाइजर भी एक नदी है और जम्बेजी तथा ऑरेंज भी नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप की। नील और जायरे को छोड़ दिया जाए तो अफ्रीका की दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। अफ्रीका में दो ही नदियां हैं जिसमें स्टीमर नाव चल सकता है। वो कौन कौन सी हैं? तो एक है नील नदी, दूसरी है जायरे। बाकी नदियों में नाव या स्टीमर चला नहीं सकते हम लोग। इसका कारण क्या है? ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। मतलब अगर कथन और कारण के रूप में प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि अफ्रीका की नील और जायरे नदी को छोड़कर बाकी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। कथन हो गया सही। जब बात होगी कारण की तो उसमें कारण में आ जाए ये नदियां ऊंचे पठारी भागों से नीचे तटीय भागों की ओर उतरते समय जलप्रपात बनाती हैं। तो क्या हो जाएगा? कथन तो सही रहा, कारण भी सही रहा। और कारण क्या कर रहा है? सही से व्याख्या भी कर दे रहा है किसका? कथन का। तो इसका मतलब है ज्यादातर यही वाला ऑप्शन सही होगा ना फिर इसमें। हाँ, तो ध्यान रखिएगा इसको। जम्बेजी नदी का विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात से भी ऊंचा है और चौड़ा भी है। जम्बेजी नदी पर जो विक्टोरिया जलप्रपात कहां है? तो जम्बेजी नदी पर है। न्यागरा से ऊंचा भी है और चौड़ा भी है ये विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई भाग मरुस्थल है। सहारा संसार सबसे बड़ा मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका में फैला है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी दूसरा मरुस्थल है। यहाँ पे दो मरुस्थल देखने को मिलेंगे, सहारा और कालाहारी। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की हम बात कर लें तो अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार जो है 37.14 डिग्री उत्तर से लेकर 34.50 दक्षिण अक्षांश के बीच में देखने को मिलेगा। मतलब इसका अधिकांश भाग आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नजर आएगा। अधिकांश भाग सब महाद्वीपों में उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सबसे ज्यादा विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में ही देखने को मिलेगा। ये बात हमको याद रखनी है। अतः यहाँ लगभग सारे साल ही बहुत ऊंचा तापमान रहेगा। संसार में सबसे ऊंचा तापमान लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है ना? ये बात तो सही है। केवल ऊंचे पठारों पर्वतीय भागों में साधारण तापमान रहता है। पठारों पर भी दिन में ऊंचा किंतु रातें होती हैं ठंडी। ये बात। अफ्रीका में वर्षा के वितरण में काफी भिन्नता दिखाई पड़ती है। यहाँ की जलवायु में काफी भिन्नता भी है। मतलब जलवायु में भिन्नता भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया है भाई। विषुववृत्त के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ प्रायः प्रतिदिन वर्षा होती है। रोज यहाँ पे वर्षा होती है। कहाँ पे? विषुववृत्त के निकट में, पास में। वर्ष भर केवल ग्रीष्म ऋतु ही रहती है, इसे बोलते हैं विषुवतीय जलवायु। विषुववृत्त के आसपास में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखना है कि अत्यधिक गर्मी वर्षा के कारण इस क्षेत्र का अधिकतर भाग जो है घने वनों से ढका हुआ है। कौन सा? विषुवतीय जलवायु वाले क्षेत्र की बात हो रही है। इन्हीं वनों को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय या विषुवतीय वर्षा वन। इनमें कई प्रकार के वन्य प्राणी भी रहते हैं। वर्षा वनों के उत्तर और दक्षिण में ऐसे प्रदेश देखने को मिलेंगे जहां ग्रीष्म ऋतु उष्ण होती है, शीत ऋतु में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इन प्रदेशों में अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। किसमें? उत्तर और दक्षिण में। वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में क्या मिलेगा भाई? अधिकतर जो वर्षा होगी वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु उष्ण हो सकती है, लेकिन शीत ऋतु में ज्यादा ठंडी नहीं पड़ेगी। किसमें? वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में। शुष्क मौसम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वर्षा का कुल औसत उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से काफी कम है। यहाँ की जलवायु को सवाना या सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। तो आपको यह भी पता हो गया सवाना या सूडान तुल्य जलवायु कहां देखने को मिलती है? तो यह मिलती है विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर और दक्षिणी
क्षेत्रों में जहां पर अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, गर्मी यहाँ पे कोष्ण होती है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे कोष्ण होती है, जबकि ठंडी यहाँ पे सॉरी शीत ऋतु में यहाँ पे ज्यादा ठंडी नहीं नहीं पड़ती है। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अफ्रीका में बहुत बड़ा भाग इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। वनस्पति के नाम पर यहाँ ज्यादातर घास ही उगती है वनस्पति के नाम पे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्रमशः विरल और कम वृक्ष वाले होते हैं, अंततः उनका स्थान घास भूमियां ले लेती हैं। इन्हें बोलते हैं सवाना। तो सवाना के बारे में ऐसे विशेषता के रूप में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही सवाना के बारे में? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विरल और कम वृक्ष देखने को मिलते हैं और कम वृक्ष वाले स्थान में घास भूमियां निकल आती हैं जहां पे लंबी और मोटी घास दिखाई पड़ती है। ठीक है ना, वो होते हैं सवाना प्रदेश। ये प्रदेश घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं का घर होता है। हिंसक पशु भी यहाँ रहते हैं, घास खाने वाले पशुओं का शिकार करके अपना पेट भरते रहते हैं। ठीक है, हम सब ये क्षेत्र के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई प्रकार ये बताए गए हैं। विश्वतीय वर्षा प्रकार का वन कहाँ मिलेगा आपको? ये वाला एरिया है पूरा यहाँ तक का, और थोड़ा सा ये वाला भी मिलेगा, मेडागास्कर का क्षेत्र। सूडान प्रकार की जलवायु कहाँ मिलेगी? मानसून प्रकार की उष्ण उत्तर भूमध्यसागरीय शीतोष्ण घास भूमि और चीन प्रकार की भूमि। चीन प्रकार ये भी इसमें है। तो उष्ण मरुस्थल वाला एरिया ये है आपका पूरा का पूरा। इसी में सहारा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल देखने को मिलेंगे। सवाना के दोनों तरफ है विस्तृत मरुस्थल। कहाँ मिलेंगे आपको? सवाना के उत्तर में भी देखने को मिलेंगे और दक्षिण में भी देखने को मिलेंगे। उत्तरी मरुस्थल का नाम होता है सहारा, उत्तर में जो है उसको बोलेंगे सहारा, दक्षिण में जो है उसको बोलेंगे कालाहारी। तो आपको ये बात भी पता हो गई कि सवाना के उत्तर में जो मरुस्थल देखने को मिलता है उसको बोलते हैं सहारा, जबकि दक्षिण में जो मरुस्थल देखने को मिलता है उसको बोलते हैं कालाहारी। ठीक है, मतलब कालाहारी के उत्तर में, सहारा के दक्षिण में सवाना घास भूमि प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म और शुष्क है। विश्व के सबसे ऊंचे तापमान इन्हीं मरुस्थलों में दर्ज किए गए। यहाँ वर्षा होती नाम मात्र की भैया। इस प्रकार की उष्ण अत्यधिक शुष्क जलवायु को हम मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। इनमें क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति के नाम पे कहीं कहीं पर कटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कटीली झाड़ियां ही आपको मिलेंगी, ये कोई नई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो अपने यहाँ भी देखने को मिलती है रेगिस्तान क्षेत्र में। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्यसागरीय जलवायु है। उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में, वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में, भूमध्यसागरीय जलवायु में क्या होता है? वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है और गर्मी होती है शुष्क। शीत ऋतु ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी, ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म हो पाती है। दोनों चीजें हैं। और भूमध्यसागरीय जो प्रदेश है वो किसके लिए फेमस है? भूमध्यसागरीय प्रदेश किसके लिए फेमस है? अपने रसीले फलों के लिए। यही तो बात है ना भाई, याद रखना। अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी उच्च भूमि प्रदेशों की जलवायु शीतल है। प्राकृतिक साधन और उनके उपयोग की बात करें तो किसी क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उपहारों को प्राकृतिक साधन कहा जाता है। मिट्टी, जल, खनिज लवण, वन, जीव जंतु सभी प्राकृतिक साधनों में गिने जाते हैं। अफ्रीका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न भी है, याद रखना है। मिट्टी की बात करें, यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन मिट्टी ही है, जिसमें पौधों और पेड़ों के उगने बढ़ने के लिए ये जरूरी भी होती है। मिट्टी बहुत धीमी गति से बनती है। 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल है कि आपको पता ही होगा। ये मिट्टी का निर्माण बहुत एक धीमी प्रक्रिया है। ठीक है ना, और 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कुछ मिट्टी फसलों की पैदावार के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। ऐसी उपजाऊ मिट्टी सामान्यतः नदी घाटी मैदान में देखने को मिलती है। कुछ कम उपजाऊ मिट्टी को खाद डालकर उपजाऊ बनाया जा सकता है, पर कुछ मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती, यद्यपि उसमें अन्य प्रकार के पौधे या घास उग सकते हैं। अफ्रीका के विशाल महाद्वीप की केवल 10% भूमि कृषि की होगी। इनमें पूर्वी अफ्रीका की ज्वालामुखी के लावे से बनी मिट्टी, नील घाटी की काप जलोढ़ मिट्टी, सवाना घास के मैदानों की कुछ मिट्टियां हैं जो बहुत उपजाऊ हैं। तो कहां की उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगी? पूर्वी अफ्रीका में जो ज्वालामुखी के लावा से बनी मिट्टी है, नील घाटी क्षेत्र में काप या जलोढ़ मिट्टी जो देखने को मिलेगी, सवाना क्षेत्र में जो मिट्टियां हैं वो सब क्या है? उपजाऊ प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है, यहीं पर खेती संभव हो सकती है। अन्य भागों में जलवायु धरातल अच्छी मिट्टी के निर्माण के लिए अनुपयुक्त है। फिर भी मध्य अफ्रीका के एक विशाल भाग वनों से ढका है, जो स्वयं भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। जल की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग सूखा है। चारों ओर से पानी से घिरे होने के बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप सूखा है। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसके शेष भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ ऐसी बहुत सी नदियां जो साल भर भारी मात्रा में वर्षा का जल बहाकर ले जाती हैं। इस जल का अधिकांश भाग सिंचाई के काम में आता। बहुत सी नदियों के मार्ग में जलप्रपातों की श्रृंखला भी बन गई। ऐसा क्यों हुआ? जलप्रपातों की श्रृंखला बनने का क्या कारण रहा? क्योंकि ये नदियां उच्च पठारी क्षेत्रों से समुद्र तटीय मैदानों पर उतरते हुए जलप्रपात बनाती हैं। इसी कारण नाव या जलयान इन नदियों में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन नदियों के इन जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। जम्बेजी नदी पर इस करीबा बांध से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। करीबा बांध किस नदी पर है? तो जम्बेजी नदी पर। आपको याद रखना है
सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होते हैं मिस्र देश में नील नदी पर आसवान बांध है, ये भी आपको याद रखना। नील पर आसवान है, जम्बेजी पर करीबा बांध। कई बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए, तुमको याद रखने हैं। खनिजों की हम बात कर लें तो अफ्रीका अनेक बहुमूल्य खनिजों में बहुत संपन्न है। संसार के देशों में सोना, हीरा, प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका बहुत आगे है। ये क्योंकि करंट के डाटा से हम देखेंगे मिला के, तभी मजा आएगा पढ़ने में भाई। ये तो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है ना, तो बहुत पुरानी किताब है, तो इसमें जो डाटा दिया गया उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हीरों के कुल उत्पादन कितना प्रतिशत भाग, अधिक भाग अफ्रीका से ही प्राप्त किया जाता है। हीरे का मूल्य उसके आकार, चमक पर निर्भर करता है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में कि हीरा का जो मूल्य होता है उसके आकार और उसकी चमक पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आकार मतलब बड़ा छोटा की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तम कोट के हीरे से आभूषण बनाए जाते हैं। ऐसे हीरे बहुत मूल्यवान घटिया किस्म के हीरों का उपयोग औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, जैसे शीशा काटने के काम में होता है, हीरा का प्रयोग नहीं। आप लोगों को भी संसार का आधे से अधिक सोना अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सोने प्लेटिनम का महत्वपूर्ण उत्पादक है। तुम जानते हो सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, पर इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह संसार के सभी देशों द्वारा अपनी मुद्रा जारी करने का आधार भी है। सोने का बिस्किट उसकी भी सुना होगा आप लोगों ने, सोने का बिस्किट होता है। अफ्रीका में कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबे के विशाल भंडार हैं। इस महाद्वीप में लौह कोयला कम पाया जाता है। इससे लोहे और इस्पात के उत्पादन में बाधा पड़ी हुई है। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि लोहे और इस्पात के उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है अफ्रीका महाद्वीप में, तो उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पे लौह, अयस्क और कोयला का कम पाया जाना, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है। जानते हो लोहा, इस्पात और आधुनिक उद्योगों के विकास के कितना महत्व। कुछ समय पहले तक यूरोप के देशों ने अफ्रीका की खनिज संपदा का बड़ी लापरवाही से उपयोग किया, भारी मात्रा में खनिजों का निर्यात कर देते थे। परिणाम स्वरूप तांबे की अनेक बड़ी बड़ी खानें बंद हो गई। आज अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने अपनी खनिज संपदा के विवेकपूर्ण उपयोग की समस्या उठ खड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि खनिज संपदा का सदुपयोग आर्थिक समृद्धि का आधार है। कोबाल्ट तथा मैग्नीज को लोहे में मिलाकर इस्पात बनाते हैं। इस्पात किससे बनता है भैया, कोबाल्ट और मैग्नीज को लोहे में मिला देते हैं तो इस्पात बनाया जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये अफ्रीका के दक्षिण भाग में देखने को मिलेंगे। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। ये करंट का डाटा भाई, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये कैसी धातु, अब ये देख सकते हैं कि क्रोमियम के बारे में हम सब देख सकते हैं जरूर, क्योंकि क्रोमियम चाहे तब का रहा हो चाहे अब का हो, गुण उसका वही रहेगा नहीं। तो क्रोमियम क्या है, ऐसी धातु होती है जिस पर जंग नहीं लगती है। क्रोमियम पर जंग नहीं लगती है। जायरे, दक्षिण अफ्रीका, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम के मुख्य उत्पादक देश हैं। तो यूरेनियम के मुख्य उत्पादक देश अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं, तो जायरे है, दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम के मुख्य उत्पादक है। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम तैयार होता है। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है ना। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग होता है। अफ्रीका के कई भाग जैसे नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में खनिज तेल भी मिलते हैं, ठीक है। एक गाना सुने होंगे नहीं, यहाँ पे तार वाला हमको याद आया, ये बिजली के तार, तार बिजली से पतले वाला गाना सुने नहीं, नहीं सुने हैं, सुन लीजिएगा। चलिए वनों की बात करते हैं। अफ्रीका में वन, उनमें पाए जाने वाले वृक्षों का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं अफ्रीका में, उनका आर्थिक महत्व अधिक है। और एक चीज और याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, आर्थिक महत्व किन वनों का होता है, तो उष्णकटिबंधीय वनों का। जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं ना, उनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय वनों का आर्थिक महत्व, वनों का आर्थिक महत्व, बात याद रखना, ठीक है। ये बात याद रखना भाई। और भारत में भी सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं आपको, ये भी याद रखना। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक बात है, क्योंकि इनकी लकड़ियां मुलायम होती होंगी, ऐसा होता है क्या। इनका उपयोग घर और बनाने में किया जाता होगा, कागज की लुगदी उगदी बनाने में भी मेरे ख्याल से इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इमारती लकड़ी के साथ साथ कई सारे वन उत्पाद यहाँ से इकट्ठा किए जाते हैं। मध्य अफ्रीका का विस्तृत भूभाग घने वनों से ढका है। इनसे कठोर लकड़ी प्राप्त होती है जो इमारती कार्यों में प्रयोग होती है। इन वनों में कौन कौन से हैं, एक मिनट, जो अफ्रीका में वन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको महोगनी, आबनूस, सालमली, जिसको कैपॉक भी बोलते हैं, अनेक प्रकार के मूल्यवान वृक्ष देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन है ये भैया, इनकी लकड़ियां जो होती है कठोर होती है, ठीक है, मुलायम नहीं होती, लुगदी नहीं बनाई जा सकती, इनसे याद रखना, लुगदी इनकी नहीं बनेगी। इन वनों में रबड़ के वृक्ष जंगली रूप में उगते हैं। रबड़ का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका था, अमेरिका ही है। ये आपको रबड़ का ये वाला याद रखना, पूछा गया है। अब रबड़ के वृक्षों का सही ढंग से रोपण किया गया। अब इन वृक्षों से प्राप्त रबड़ का अफ्रीका से भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। अफ्रीका में 3 प्रकार के ताड़ वृक्ष देखने को मिलते हैं। ताड़ वृक्ष क्या होता है, ताड़ का वृक्ष देखें आप लोग, हाँ, इसमें ताड़ के जो वृक्ष 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता नारियल, दूसरा होता तेल ताड़, तीसरा होता खजूर। नारियल के वृक्ष विषुववृत्त के निकटस्थ द्वीपों जैसे जंजीबार, पेम्बा में, तंजानिया के समुद्र तटीय भाग में देखने को। नारियल के वृक्ष कहाँ कहाँ मिलेंगे, जंजीबार, पेम्बा, तंजानिया के समुद्र तटीय भाग में देखने को मिलेंगे नारियल के वृक्ष।
इनके फलों की गिरी से नारियल का तेल प्राप्त होता है। पश्चिमी अफ्रीका में तेल ताड़ अधिक मिलता है। नाइजीरिया इसमें आएगा मेरे ख्याल से। पश्चिमी अफ्रीका में तेल ताड़ अधिक मिलता है, इसके फल से तेल निकाला जाता है। नाइजीरिया यहाँ पे देखिए है। तेल ताड़ का देश बोला जाता है नाइजीरिया को, याद रखना इस बात को आप लोग। और खजूर की बात करें, खजूर हम सबने भी खाया, हम भी खाए हैं, चिंता नहीं करना है। खजूर हम हमारे यहाँ भी अपने सबके यहाँ मिल जाती है अच्छे से। और खजूर जो है मरुद्यान शुष्क भाग में पैदा होता है, ये स्थानीय लोगों के एक मुख्य पदार्थ है। मिस्र से भारी मात्रा में खजूर का निर्यात किया जाता है। ठीक है, जो हमने ठीक है, खजूर मरुद्यान यहाँ पे देखने को मिलता है। कैको और कोला के वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कैको के वृक्ष से कोको मिलता है। कोको मतलब क्या होता है? कॉफी। कहवे के समान कोको भी एक लोकप्रिय पेय होता है, कॉफी के समान होता है कोको, याद रखना। इससे चॉकलेट भी बनती है। किससे? कैको से। कैको वृक्ष जो आपको देखने को मिलते हैं वो कहां पे मिलते हैं? नहीं, कोका कोला नहीं। कैको के वृक्ष आपको मिलेंगे विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेश में। कैको के वृक्ष निम्न भूमि प्रदेश में देखने को मिलते हैं। पश्चिमी अफ्रीका का देश नाइजीरिया, घाना कोको का काफी मात्रा में निर्यात करते हैं। नाइजीरिया, घाना। कोला वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोला पेय तैयार किया जाता है। कोका कोला, तुम्हारी बात सही हो गई। कोला के फलों से च्युइंगम भी बनता है। च्युइंगम किससे बनता है? कोला के फल से बनता है भाई, ये भी आया हुआ प्रश्न। अफ्रीका में कई प्रकार के फलों के वृक्ष मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आपको क्या कौन कौन से फल मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय फल प्रदेश में केला, अनानास, पपीता, कटहल, आम के वृक्ष। अनेक प्रकार के नींबू जाति के वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। नींबू और संतरे मुख्य होते हैं भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेशों में। यहाँ पे देखिएगा, अभी जो हमने बताया था भूमध्यसागरीय प्रदेश किस लिए फेमस है? तो अपने रसीले फलों की पैदावार के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भूमध्यसागरीय जलवायु में आपको जैतून देखने को मिलेगा, सेब मिलेगा, नाशपाती, अंगूर मिलेंगे, संतरा उंतरा भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं, शराब का सबसे बड़ा कारोबार अगर कहीं होता है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में ही होता है सबसे ज्यादा शराब का कारोबार। ठीक है, शराब उत्पादन में इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जंजीबार और पेम्बा द्वीप संसार में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन करते हैं। यहां से इनका निर्यात भी सबसे अधिक होता है। जीव जंतुओं में बात करेंगे, वन्य प्राणी बहुत संख्या में मिलते हैं। विस्तृत दलदली विश्वतीय वन प्रदेश, हाँ, यहाँ के विस्तृत दलदली विश्वतीय वन प्रदेश, विशाल घास के मैदान, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों के आदर्श गृह हैं। विश्वतीय वन दलदली प्रदेशों में क्या क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे तो हाथी मिलेगा विश्वतीय वन दलदली प्रदेश में, जंगली भैंसा भी मिलेगा, सांप, अजगर, बंदर, दरियाई घोड़ा, हिप्पो जिसको बोलते हैं, गैंडा भी देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों ने हिप्पो नहीं देखा है तो आप पटना में अगर हैं तो पटना जू में चले जाइए, वहां पे आपको हिप्पो देखने को मिल जाएगा पटना जू में। ठीक है, और पटना जू का क्या नाम है अंकित, तुम गए हो क्या? संजय गांधी राजीव, संजय गांधी जैविक उद्यान बहुत बड़े में है। और विरल वृक्षों वाले वन घास के मैदान में क्या क्या मिलेगा? विरल वृक्ष घास के मैदान जो होंगे वहां पे आपको मिलेंगे हिरण, बारहसिंघा, जेबरा, जिराफ। यहाँ पे जेबरा भी मिलेगा पटना जू में, जिराफ भी देखने को मिलेगा, बारहसिंघा, हिरण भी देखने को मिलेगा, बंदर मेरे ख्याल से, दरियाई घोड़ा मेरे ख्याल से नहीं है यहाँ पे, और गैंडा तो है यहाँ पे अपने, सिंह, बाघ जैसे कुछ पशु घास खाने वाले पशुओं का शिकार भी करते हैं। मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं, बड़े आकार का और तेज दौड़ने वाला पक्षी। यहाँ पे शुतुरमुर्ग भी आपको देखने को मिलेगा पटना जू में, आप जा सकते हैं वहां पे देखने के लिए। ये कालाहारी में देखने को मिलेंगे फिलहाल। ठीक है, वन्य पशु पक्षी अफ्रीका के महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। पहले खाल, हड्डी, सींग, दांत, पंखों के आदि के लिए इनका शिकार भी किया जाता था। अब इनका थोड़ा सा शिकार उकार रुका हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं आपको। इनको ऊंची कीमतों में बेचा जाता था। इसका कारण क्या? वन्य पशु पक्षियों की संख्या काफी कम हो गई, इसलिए अफ्रीका के अनेक देशों ने कानून बनाकर इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सरकार की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति वन्य जीव जंतुओं का शिकार नहीं कर सकता। अफ्रीका में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का विकास किया गया। प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां शिकार की मनाही भी है। यहाँ वन्य जीव जंतु अपने प्राकृतिक वातावरण में निडर होकर रह सकते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसे आपको और याद रखना चाहिए कि अफ्रीका में वन्य जीवों का शिकार कर उनके खाल, हड्डी, सींग, दांत और पंखों का निर्यात किया जाता था। ठीक है, सही बात है। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के विकास ने इन पर रोक लगा दी। स्टेटमेंट सही है दोनों। अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट को सॉरी कथन ऐसे आ जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध है, और कारण के रूप में दे दिया जाए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों का विकास किया गया, तो कथन और कारण दोनों सही रहेंगे।
और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। ठीक है ना? इस तरीके से भी आपको याद रखना इसे। संसार के अन्य सभी भागों से पर्यटक इन राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण स्वच्छंद घूमने देखने के लिए आते भी हैं। यहाँ तेजी से विकसित होने वाला उद्योग पर्यटन ही है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को काफी आमदनी भी हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद इन निरीह वन्य जंतुओं का शिकार पूरी तरह से रुक नहीं पाया, अतः शिकार पर लगे प्रतिबंध से के कानून को कड़ाई से लागू करना जरूरी है। सवाना प्रदेश की उच्च भूमि पर पशुपालन महत्वपूर्ण है। फसलों की बात कर लेते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें लोग खाते हैं तो उनको खाद्य फसल बोलेंगे। कुछ फसलें जो निर्माण उद्योगों के लिए होती हैं उनको नकदी फसलें कहते हैं। अफ्रीका की अधिकतर खाद्य फसलें कंदमूल की हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इनमें रतालू और कसावा, रतालू और कसावा क्या है? कंदमूल जैसे फल हैं, याद रखना फसलें हैं। मक्का के अलावा दूसरे अनाजों के यहाँ ज्यादा महत्व नहीं है। गेहूं, चावल, ज्वार भी थोड़ी बहुत मात्रा में पैदा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। नकदी फसलों में क्या क्या है? यहाँ की नकदी फसल के बारे में याद रखो। ताड़ का तेल, मूंगफली, कोको, कहवा, कपास, सीसम, ये यहाँ पे नकदी फसल के रूप में है। ताड़ का तेल और मूंगफली मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में पैदा होते हैं। संसार में कोको, कहवा के कुल व्यापार का ये भैया आंकड़ा आप करंट से देख लेना, इसमें हम बात नहीं करेंगे। नील नदी की घाटी में हजारों सालों से हो रही है कपास की पैदावार। संसार में कपास के कुल व्यापार का 9% अफ्रीका से आता है। और कपास की जन्मस्थली कौन सी धरती मानी जाती है? किसी को पता है आप में से? मक्का का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? मक्का का पहला साक्ष्य मिलता है मैक्सिको से। मां से मक्का, मां से मैक्सिको। कब से मिलता है ये? लगभग 6000 बीसी का। दूसरा है बाजरा का पहला साक्ष्य। बाजरा का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? तो चीन से मिलता है। ये 5500 बीसी में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे सोरघम, सोरघम का पहला साक्ष्य मिलेगा पूर्वी अफ्रीका। कब से? 5000 बीसी। ये लिख लो। ठीक है। और राई का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? राई का पहला साक्ष्य है दक्षिण पूर्व एशिया। ये कब है? तो ये भी 5000 बीसी में। ठीक है, ठीक है। तो मक्का मिलता मैक्सिको से, साक्ष्य मिलता 6000 बीसी। बाजरा चीन से मिलता 5500 बीसी में। सोरघम पूर्वी अफ्रीका 5000 बीसी। राई मिलता दक्षिण पूर्व एशिया में 5000 बीसी से इसके साक्ष्य मिलते हैं। चलिए देखो, सीसल, सीसल क्या है ये बात याद रखो। सीसल होता है एक वानस्पतिक रेशा, इससे बनती हैं बोरियां और रस्सियां। अफ्रीका संसार में सीसल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये बात पता सही है कि नहीं, नहीं पता है, लेकिन सीसल वानस्पतिक रेशा है, बोरी रस्सी बनाई जाती है। अफ्रीका में तंजानिया सीसल उत्पादन के लिए फेमस है। उसके पौधे कम उपजाऊ बलुई मिट्टी में, ये गुण इसका पहले भी था जो वही आज भी है। तो सीसल के पौधे कम उपजाऊ वाली बलुई मिट्टी में भी अच्छी तरह से बढ़ जाते हैं। इनको पहले नर्सरी में उगाते हैं, थोड़ा बड़े होने पर इन्हें खेतों की क्यारियों में रोपते हैं। मतलब कैसे? धान की खेती जैसे होती है, धान की खेती के बराबर किसकी खेती? सीसल की। धान की खेती भी तो ऐसे करते हैं ना, छोटा छोटा ऐसे खेत बना देते हैं, इसमें डाल देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, फिर दूसरा खेत में ले जाते हैं, उसमें पानी वानी भर के उसमें बैठा देते हैं। नहीं, ऐसे इसका भी करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़े होने पर खेती में 3-4 सालों के बाद उनकी पत्तियां तोड़ ली जाती है। 3-4 साल बाद नहीं लगता धान खेती में भैया, 4 महीने की फसल होती है। 105-110 दिन से 20 दिन से होता। उन्हें मशीन से दबाकर चूर चूर कर दिया जाता है। जो रेशे बच जाते हैं उन्हें सुखाकर उनसे बनाई जाती है रस्सी और बोरे। जंजीबार पेम्बा लौंग और नारियल के लिए हैं। संसार में लौंग के कुल उत्पादन का ये बात आपको पहले से देखना पड़ेगा। लौंग के पेड़, ये आपको याद रखना चाहिए कि लौंग के पेड़ लगभग 12 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। 12 मीटर ऊंचे होते हैं लौंग के पेड़। पत्तियां भैया इनकी लंबी होती, गहरे रंग की होती हैं, चमकीली भी होती हैं। इनके पेड़ों पर पीलापन लिए गुलाबी कलियां खिलती हैं। ये लौंग के पेड़ के बारे में आप लोगों को लिख लेना चाहिए। इन्हें खिलने के ठीक पहले तोड़ लिया जाता, खिलने के ठीक पहले तोड़ लिया जाता। फूल तोड़ने का काम बहुत छोटी अवधि में पूरा करना पड़ता है, मतलब बहुत ही अधिक व्यस्त मौसम होता है। ठीक है, ध्यान रखना। लौंग के बारे में लिख लो। पिछले कुछ सालों में कई अफ्रीकी देशों ने नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा दिया। ठीक है, इससे उन्हें अपने विकास कार्यों जैसे बांध बनाना, उद्योग धंधे लगाने, यातायात के साधनों का विकास करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। इससे देश के लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिली। परिणाम यह हुआ कि खाद्य फसलों को दी जाने वाली कृषि भूमि में तेजी से कमी हो गई। कुछ देशों में कई सालों से वर्षा न होने का सूखे की स्थिति आ गई। इन कारणों से अफ्रीका के कई देशों में अनाज की भारी कमी भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, बात जनसंख्या की भी कर लें क्या? जनसंख्या ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे यूरोप के प्रवासियों ने अपनी सबसे पहली बस्ती, यूरोपियों ने सबसे पहले अपनी बस्ती कहाँ बसाई थी? दक्षिण अफ्रीका में 1652 में। ठीक है, ये बात इतनी ही इंपॉर्टेंट है बस, बाकी इसमें जो कुछ है वो नए डाटा में देखना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, हमारी तरह वहाँ के लोग कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता भी रखना लाभदायक। इनमें एक स्थानीय है, एक बोलिए। ठीक है, ये स्वाहिली भाषा बोलने समझने वाले अनेक लोग हैं।
यहाँ पे देखिए कौन-कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं। इनकी एक स्थानीय भाषा अपनी होती है, उसके अलावा फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेजी, अरबी, स्वाहिली, स्वाहिली भाषा सीखते हैं। स्वाहिली भाषा क्या है? बोलने समझने वाले अनेक लोग देखने को मिलेंगे। अफ्रीका में अनेक धर्म के मानने वाले, इनमें मुसलमान, ईसाई, सर्ववादी भी हैं। ठीक है, ये आपको देखना है थोड़ा-सा। बाकी इसमें और तो कुछ नहीं है। उत्तर में सहारा मरुस्थल, दक्षिण में पश्चिम कालाहारी मरुस्थल में बहुत कम जनसंख्या रहती है। अच्छा, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल कौन सा है? किसी को आइडिया है? विश्व का सबसे ज्यादा घना बसा मरुस्थल कौन सा है? हाँ बताओ। थार रेगिस्तान अपना, ठीक है। यातायात की बात कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अफ्रीका में यातायात के पर्याप्त साधन नहीं है। विस्तृत मरुस्थल, घने वन, सड़कों, रेल मार्गों के विकास में बाधक उत्पन्न हुई। यहाँ पे जो विस्तृत मरुस्थल, घने वन है, ये सड़क रेल मार्ग के विकास में बाधक उत्पन्न हुई है। नदियां जो है ना, यहाँ पे स्थानीय यातायात के लिए ही उपयोगी, उनके मार्ग में जलप्रपात तथा उनमें नावें भी नहीं चलाई जा सकती, हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बहुवायु यातायात का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अधिक महंगा साधन भी है। एटलस में अफ्रीका मानचित्र दक्षिण दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी अफ्रीका के रेल मार्गों को ध्यान से देखा जाए तो संसार के दो प्रसिद्ध समुद्री मार्गों को भी संसार के मानचित्र में देखो। इनमें एक स्वेज नहर से होकर जाता है और दूसरा आशा अंतरीप का चक्कर लगाकर। आशा अंतरीप का चक्कर लगाकर एक तो यहां से है और दूसरा है स्वेज नहर से। स्वेज नहर इस समय क्या है? सबसे व्यस्ततम मार्ग में से एक है। नहीं पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता है? अच्छा, बरबेरा, बरबेरा जो हम बात कर रहे थे मीनू, बरबेरा बंदरगाह का क्या मतलब उसका? वो कौन से वाटर का प्रयोग करते, क्या कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं वहां पे? ब्रेक वाटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है बरबेरा बंदरगाह में, याद रखना। इथियोपिया समझौता, वो समरलैंड के बीच में काफी उज्जवल, क्योंकि यहाँ भरपूर प्राकृतिक साधन भी है। अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश अपने यहाँ कृषि, उद्योग, यातायात का विकास करने में काफी प्रयत्नशील हैं। भारत सहित अनेक देश अफ्रीकी देशों को उनके विकास कार्य में सहायता दे रहे हैं, अपना देश भी उसमें सहायता कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ शब्द हैं। भूभ्रंश घाटी क्या होती है भाई? दीवार के समान किनारों वाली लंबी गहरी घाटियां जो भूपटल में बड़ी बड़ी दरारों के पड़ने से बनी। वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय की बात करें, विश्वोत्तरी प्रदेश के सघन वन होते हैं जहां पर गर्मी और वर्षा बहुत अधिक होती है, वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेंगे। सवाना क्या है? उष्ण घास भूमि जहां लंबी और मोटी घास देखने को मिलती है। ठीक है, और एक है जनसंख्या का औसत घनत्व की बात करें तो किसी प्रदेश की इकाई क्षेत्रफल या प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यदि उस प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या का समान रूप से वितरण किया जाए तो। ठीक है, ये कुछ इसके शब्द रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में कौन से पर्वत है भाई? चलो बता दो जल्दी जल्दी। सर, उत्तर पश्चिम में एटलस, दक्षिण पूर्व में किलिमंजारो। क्या बात है, वेरी गुड। किलिमंजारो पागला। यस सर। ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में है और ये दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, क्या कारण अफ्रीका की अधिकतर नदियां सागर में गिरने से पूर्व जलप्रपात बनाती हैं? पठारों, ऊंचे पठारों से गिरती है। ऊंचे पठारों से होकर बहती हैं ये। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका में खाद्यान्नों का अभाव क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर नकदी फसलों का महत्व बढ़ गया। महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि उनको औद्योगिक रूप से उनकी डिमांड बढ़ गई थी, लोगों ने पैदा करना शुरू कर दिया, उनको पैसा मिलने लगा, उनका जीवन स्तर सुधर गया, तो वो क्या किए? खाद्यान्न फसलों का क्या किया उन्होंने? उत्पादन ही बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अब सूखा जैसी स्थिति आ गई और समस्या उत्पन्न हो गई, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, यही कुछ कारण रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग अधिक घने बसे हैं? एक तो भाई नील नदी वाला एरिया देखने को मिल जाएगा अपने को। नहीं, अफ्रीका में कौन सी भाषा जिन्हें ज्यादातर लोग समझते हैं? स्वाली। स्वाहिली। स्वाहिली तो है ना? कहाँ पे है स्वाहिली? यहीं कहीं तो थी स्वाहिली तो। ठीक है, स्वाहिली भाषा है, इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो पता चले ना हम जानते नहीं तुम लोगों को कितना देखते हो वीडियो। उन दो वृक्षों का नाम बताओ जिनसे नींबू जाति के फल मिलते हैं। एक तो नींबू होता है, दूसरा संतरा होता है ना? भूमसागरीय प्रदेश के फल हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलो मिलान कर नील देते हैं। नदी। नील हो गई, पहला हो गया इस पे। अफ्रीका की वो नदी जो भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है? कालाहारी। जायरे। जायरे। उत्तरी अफ्रीका का मरुस्थल कौन सा है? सहारा। सहारा, तीसरा नंबर। नील नदी पर कौन सा बांध दिखेगा आपको? असवान। कहा? ठीक है, नील नदी पर बना हुआ असमान बांध। जैम्बेजी पर कौन सा बांध दिखेगा आपको? करीबा। करीबा। जैम्बेजी पर करीबा है। दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल कौन सा है? तो कालाहारी है। ये जैम्बेजी फिर इन्होंने क्यों डाल रखा है इसमें? जैम्बेजी ज्यादा कर दिया था इन्होंने, है ना सर? एक एक्स्ट्रा है। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, बहुत चालाक है ना। ज्वार
कोला, गेहूं, महोगनी, सीसल, कपास, कैको, इन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बांट देना है। देखो कठोर लकड़ी वाले वृक्ष कौन कौन से इसमें देखने को मिलेंगे। अब ज्वार तो कठोर लकड़ी वाला है नहीं, गेहूं, कपास, कैको, ये सब कठोर लकड़ी वाला है। चलो हम पहले रेशे प्रदान करने वाले पौधे देख लेते हैं। रेशे प्रदान करने में आ जाएगा सीसल और अपना कपास, इन दोनों को मिला दिए तीसरे नंबर गा वाले से, ठीक है, ये तीनों इसमें खत्म। जिनके फलों से पेय मिलेगा वो कौन कौन से होंगे, तो एक होगा कोको, कैको और दूसरा होगा कोला। तो ये हो गया, एक मिनट को, दूसरा नंबर है ना ये दोनों, दूसरा नंबर है। पौधे जिनसे अन्न मिलेगा तो हो जाएगा ज्वार, चौथा नंबर है। गेहूं है चौथा नंबर, महोगनी तो होगा नहीं। अब कठोर लकड़ी वाले कौन बचा, तो पहला हो गया आगनूस, होगा महोगनी। महोगनी। भौगोलिक कुशलता अफ्रीका के रेखा मानचित्र से, ये तो आपको करना पड़ेगा मानचित्र में जाके। प्रत्येक देश की राजधानी का नाम लिखो, अफ्रीकी देशों की एक सूची बनाओ। जायरा नदी की द्रोणी का एक मॉडल बनाना है, अफ्रीका घूम जाती है, सब छोड़ दो फिलहाल। इतना सब कुछ हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अभी फिलहाल हमको कितना पढ़ना होगा इस चैप्टर के लिए, क्लास 6 में जो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है उसमें हमको पढ़ने होंगे, बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर। अफ्रीका के साथ साथ हमको वनों का देश जायरा भी पढ़ना है, तेल ताड़ का देश नाइजीरिया भी पढ़ना, नील नदी को उपहार मिस्र पढ़ना है, सोना हीरा का देश दक्षिण अफ्रीका भी पढ़ना है। मतलब हम लेकिन इस हफ्ते में 2 चैप्टर निपटाएंगे, एक तो जायरे और दूसरा नाइजीरिया, ठीक है। इन्हीं 2 चैप्टर्स को निपटा पाएंगे और संडे को हम कराएंगे टेस्ट फिर। और याद रखना संडे को जो वीकली टेस्ट होगा वो पूरे हफ्ते का इकट्ठा हम कर सकते हैं। हो सकता है जो कल 46 प्रश्न करंट अफेयर मई 2023 का करवाए थे वो भी उसमें शामिल करवा दें, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से तैयार रहना सब लोग, ठीक भैया, ध्यान रखना, क्योंकि संडे को सिर्फ टेस्ट होगा, क्लास नहीं होने वाली है। तो हम टेस्ट ले लेके जान निकाल लेंगे एक एक, चिंता मत करो। जायरे देश पर वर्षों तक बेल्जियम का शासन रहा है, 60 में स्वतंत्र हुआ, क्षेत्रफल में भारत का 3/4 है ना। इसमें कुछ परिभाषित शब्द हैं, जैसे कैसावा। कैसावा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कैसावा क्या भाई, उष्णकटिबंध का महत्वपूर्ण पौधा है, इसकी जड़ें भोजन के रूप में प्रयुक्त होती हैं, ये कैसावा है। निर्यात एक देश द्वारा दूसरे देश को बेची जाने वाली वस्तुएं, ठीक है। तो जायरे जनसंख्या जो है इसकी हमारे देश के केरल राज्य की जनसंख्या से कुछ ही अधिक है। अफ्रीका के मानचित्र में जायरे की स्थिति देखनी है अपने को। यहाँ के भूमि और जलवायु की बात करेंगे, ठीक है। इसके दोनों चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, दोनों निपटाएंगे आज, ठीक है, खत्म करेंगे। जायरे का अधिकतर भाग जायरे नदी की द्रोणी में पड़ता है, इसी नदी के नाम पर इस देश का नाम भी पड़ गया जायरे। तो जायरे नदी है, इसके नाम पर जायरे देश का नाम पड़ गया। अब एक चीज तो और है, जायरे नदी की द्रोणी एक विशाल तस्तरी नुमा निचला भूमि प्रदेश है, ये नोट कर सकते हैं आप। इसके चारों ओर तस्तरी के किनारों की भांति अपेक्षाकृत ऊंचा पठारी प्रदेश है। जायरे संसार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, परंतु इसका कुछ ही भाग नावों के चलने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसके मार्ग में अनेक जलप्रपात है। ये वाला प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है कथन और कारण के रूप में। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि अफ्रीका की ज्यादातर नदियों में नदियां नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर जलप्रपात पाए जाते हैं ना, क्या यही था ना, बताए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, इसको बार बार नहीं बताएंगे। जायरे विषुवत प्रदेश है, विषुवतीय प्रदेश है जायरे, याद रखना है, इसलिए यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान। तो जायरे में देखिए विषुवतीय प्रदेश होने के नाते क्या है, यहाँ पे ऊंचा तापमान होता है, घनघोर वर्षा भी होती है, ज्यादा गर्मी होती है, वर्षा भी होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे तेजी से बढ़ते रहते हैं। परिणाम होता है कि देश उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से ढका रहता है। तो यहाँ पे कौन सा वन मिलेगा आपको, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जायरे क्या है भाई, विषुवतीय प्रदेश है, याद विषुवतीय प्रदेश है, पहली बात तो ये ध्यान में रखो। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ऊंचा तापमान है, ऊंचा तापमान है, ये ध्यान रखो। घनघोर वर्षा भी यहीं पे हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है। वनस्पति तेजी से बढ़ते रहते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, है ना। हो गया। अब आपसे पूछा जाए
कि जायरे के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो जायरे एक विषुवतीय प्रदेश है, उच्च तापमान, यहाँ घनघोर वर्षा, वनस्पति तेजी से बढ़ती है, उस वर्षा वन यहाँ पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह, आप याद हो गया। वर्षा वन है तो सदाबहार वन है। तो इसका कारण यह है कि इन वनों के सभी वृक्ष अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। सदाबहार वन भी यहाँ पे है, ठीक है। और ये सदाबहार क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनमें इनकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं। ये वृक्ष, सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ठीक है ना, इसलिए। और सदाबहार वनों की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि इनके यहाँ ये वितान बनाए गए होते हैं, ये वितान बने होते हैं, ठीक है। वितान समझ रहे सर हैं ना? वितान क्या है? ये वितान है, ऐसे छोटे से लेके बड़े पेड़ तक ऐसे एक श्रृंखला बनी रहती है, ठीक है। ये पत्ती गिराएंगे तो ये अपना नहीं गिराएंगे, ये गिराएंगे तो ये नहीं गिराएंगे, ऐसे चलता रहता है। तो वितान के लिए सदाबहार वन जो है ना, अपने वितान के लिए जाना जाता है। ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है। इन वनों में वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं। और एक चीज और याद रखना, ये पूछा भी गया है, सदाबहार वन के जो वृक्ष होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि सूर्य के प्रकाश पाने की जो प्रतियोगिता होती है इनके बीच में, उस चक्कर में ये ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। सूर्य की रोशनी पाने की प्रतियोगिता होती है इनमें, ठीक है। पूरा एकदम छाए रहते हैं ना, तब रोशनी पानी है तो भैया ऊपर भागना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में देखो ना, यहाँ पे बहुत ऊंचे होते हैं क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से ऊपर निकलने की होड़ लगाए रहते हैं। उनमें से कई 40 मीटर या उससे भी ऊंचे होते हैं। इधर इधर लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो इनमें 40 मीटर या उससे ऊंचे इन वनों में एक छोटे से क्षेत्र में कई तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें सदाबहार वन की एक विशेषता ये भी है। एक विशेषता तो ये रही कि इनकी ये अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। दूसरी विशेषता ये रही कि सूर्य के प्रकाश पाने के लिए ये बहुत ऊपर निकल जाते हैं। तीसरी विशेषता ये रही, इस छोटे से क्षेत्र में ही बहुत सारे कई तरह के वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा एक विशेषता ये भी रही है, वो कहाँ गया, ऊंचे ऊंचे वृक्षों के नीचे छोटे छोटे, ये किसकी ये विशेषता भी है? सदाबहार वनों की विशेषता है ये भी। इन छोटे पेड़ों के नीचे तरह तरह की झाड़ियां, लताएं, चटाई की तरह बिछी हरी घास होती है। ये चीजें आप लोग लिख लो, नोट कर लो अपने उसमें कॉपी में, ठीक है। सदाबहार के बारे में ये लिख दें हम। तो सदाबहार के बारे में कितना चीजें जान गए हम अभी तक? एक साथ पत्ती नहीं गिराते, वितान बनाए होते हैं, सूर्य का प्रकाश पाने के लिए एक दूसरे से ऊपर निकलते रहते हैं, और इस चक्कर में ये सबसे मतलब बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं। नहीं, छोटे क्षेत्र में कई तरह के वृक्ष होते हैं। वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं। उसमें हम बोले तो क्या बोलते हैं इसको, झाड़ियां, लताएं, चटाई की तरह बिछी हुई हरी घासें, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इनसे गुजरना कठिन भी होता है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें रहेंगी सदाबहार के बारे में, तो आपको नोट कर लेना है। सर इनकी पत्तियां ऊपर मत। नहीं सर। केवल नदियों के मार्गों से जाया जा सकता है। इनमें एक लाइन ये भी नोट कर सकते हैं, केवल नदी मार्गों से जाया जा सकता है, ठीक है, नदी मार्ग से जाया जा सकता है। और आर्थिक महत्व के लिए जो उपयोगी वन है वो कौन सा होता है? तो उसका नाम है उष्णकटिबंधीय वन, है ना, पर्णपाती वन जो होते हैं। चलिए, इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें धरातल पर मुश्किल से ही पहुंच पाती, इसलिए इन वनों में अंधेरा छाया रहता है। बहुत घने होते हैं ये, ठीक है। इन वर्षा वनों के दोनों ओर सवाना की घास भूमियां फैली हुई हैं। यहाँ पे जो वर्षा वन पाए जा रहे हैं, जो सदाबहार वन पाए गए हैं, उनके दोनों ओर सवाना की घास भूमि फैली पड़ी है। ये आपका जायरे क्षेत्र दिख रहा होगा, जायरे द्रोणी आप देख सकते हैं, ओके। ये पूरा एरिया है आपका, ठीक है। ये देखिए मकर रेखा जायरे से होकर जा रही है, एक बात याद रखना भाई। ये है जायरे नदी ना, ये जायरे नदी है ना। ये मकर रेखा को 2 बार काट रही है, ये भी याद रखने की जरूरत है अपने को, ठीक है। समझ गए भाई? यस सर। सर ये नदी बहुत बड़ी है। हाँ बड़ी तो है, ये तभी ना काट रही सबको, है ना। साधन और उनका उपयोग देखा जाए, जायरे अनेक प्राकृतिक साधनों जैसे वन, वन्य प्राणी, मिट्टी, खनिज, जल शक्ति से संपन्न है। कृषि और खानों से खनिजों का निकालना यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। वनों की बात करें, देश का बहुत बड़ा भाग विषुवतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ढका है। यद्यपि इन वनों में कठोर लकड़ी के संसार के सबसे बड़े भंडार हैं, लेकिन उनका उपयोग अभी तक अधिक नहीं हो पाया है।
कठोर लकड़ी के भंडार यहाँ पे विश्व में सब अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे विश्व के अपेक्षा, लेकिन उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। उसका मतलब कारण क्या है? देखो यहाँ पे एक कथन दे दिया जाए, जायरे में संसार का सबसे जायरे में कठोर लकड़ी के संसार का सबसे बड़ा भंडार है, फिर भी उनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। कारण दे दिया जाए, इन वनों की सघनता, है ना, और अरे ये नहीं बता सकते भैया, इन वनों की सघनता और इनसे गुजरना कठिन होने के कारण लोगों की आवाजाही इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। नहीं बोल सकते हैं क्या इसको? या इसमें ठीक है, तो कथन और कारण भी सही रहेगा, कारण कथन की व्याख्या भी कर देगा। वन्य प्राणी की बात करें, जायरे में वन्य प्राणियों की इतनी विविधता कि इसे बहुधा एक विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। जायरे के वन दलदलों में सांप, अजगर, बंदर, हाथी, दरियाई घोड़ा, ये सब रहता है। इनके अलावा तरह तरह के पक्षी भी इन वनों में देखने को मिलते हैं। मिट्टी और फसल की बात करें, यदि जायरे एक निम्न भूमि प्रदेश है, यहाँ की कुल भूमि का केवल 5वां हिस्सा में ही खेती होता है। मुख्य कारण है वनों का विस्तार। यहाँ पे खेती अगर सिर्फ 5वें हिस्से पर हो रही तो उसका मुख्य कारण है वन। अब यही जो वन है ये कई सारी चीजों का कारण बन रहा है। ठीक है, बस समझे। चावल, मक्का, कसावा, ज्वार इस देश की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। चावल जायरे के उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण के कसाई प्रांत में उगाया जाता मक्का सवाना प्रदेश की मुख्य फसल है। कैसावा एक प्रकार का कंद जड़ है, इसका पौधा लगभग 1.5 मीटर तक बढ़ता है। ठीक है, कैसावा के कंद को सुखाकर आटा बना लिया जाता है। ठीक है, कैसावा से आटा बनता है, ये बात याद रखनी है अपने को। रबड़, कहवा, कपास, तेल, ताड़ जैसी नकदी फसलें निर्यात के लिए पैदा की जाती हैं। ऊंचे भूभागों में विशेष रूप से सवाना प्रदेशों में पशु पाले जाते हैं। यहाँ पे जो पशुपालन का व्यवसाय है वो ऊंचे भूभागों में देखने को मिलता है और खास करके सवाना प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। खेती का ढंग ज्यादातर तो पुराना है। खाद्यान्न फसलें मुख्य रूप से इसे उगाने वाले किसान परिवार के अपने उपयोग में किया जाती हैं। खेती की दशा सुधारने के प्रयत्न हो रहे हैं। किसानों को खेती के नए तरीके अपनाने और नए उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे और खनिजों की बात कर लें। यहाँ पे हाँ बोलिए, खनिजों की बात करें तो जायरे में तांबा, हीरा, कोबाल्ट, टिन, जस्ता, मैग्नीज, यूरेनियम ये सब पाए जाते हैं। कटंगा, कटंगा का जो साबा प्रांत है वो इन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है। संसार के तांबे औद्योगिक हीरों के बड़े उत्पादक देशों में से एक है। देश में निकाले गए अधिकतर खनिजों का निर्यात कर दिया जाता है। जायरे का अधिकतर उद्योग निर्यात के उद्देश्य से कृषि और खनिज उत्पादों का संसाधन करते हैं और ये उद्योग मुख्य रूप से लुकासी एक जगह है, जैडोटविले और लुबुम्बासी एलिजाबेथविले में स्थित है। कौन से उद्योग हैं ये भाई? कृषि और खनिज उत्पादनों के संसाधन उद्योग जो हैं, है ना। तो हमको एक बात ये भी पता चला कि औद्योगिक प्रदेश लुकासी, औद्योगिक प्रदेश लुबुम्बासी ये दोनों जायरे में स्थित हैं। सर ये दोनों होता क्या है? अरे जगह का नाम है, बिहार में जैसे पटना वैसे जायरे में लुकासी। बिहार का नाम है। ठीक है, कौन सा उद्योग यहाँ पे? तो कृषि खनिज उत्पादों के संसाधन के उद्योग यहाँ पे हैं। ठीक है, जल विद्युत की बात करें तो जायरे में विद्युत के उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ नदियों पर अनेक बार जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जल प्रपात अच्छी खासी स्थिति में है, तो वहां पे बिजली उत्पादन की संभावनाएं ज्यादा हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। नदियों पर बात, जायरे पड़ोसी देशों को भी जल विद्युत का कुछ भाग दे देता है। जल विद्युत लेने वाले देशों में कांगो, बुरुंडी मुख्य हैं। भविष्य में जल विद्युत के विकास की यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, जनसंख्या के मामले में बात नहीं करी जाएगी क्योंकि पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, इसमें लेकिन याद रखना यहाँ के सर ये लोग, 6th क्लास की है सर। हाँ यहाँ के लोग बंतु भाषा बोलते हैं। बंतु आप लिख सकते हैं। मुख्य रूप से अश्वेत हैं, जनजातियों के हैं। 2/3 बंतु भाषा बोलने और बंतु भाषा जरूर समझ लेना भाई, बंतु भाषा है क्या, आखिर कहाँ के लोग बोलते हैं। गांव में रहते हैं यहाँ के ज्यादातर लोग। जायरे में नगरों के विकास की दर अफ्रीका कई देशों से काफी ऊंची भी है, ये तो ध्यान ही रखना है। जायरे में ये नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये अगर ऊंचा पहले रहा है तो अभी भी ऊंचा ही होगा। ठीक है,
इनमें से कई नगर यूरोपीय प्रवासियों ने बसाए थे, इसलिए ये नगर किसी भी विकसित देश के नगरों जैसे दिखाई पड़ते हैं। किंशासा जायरे की राजधानी है और बड़ा नगर भी है। किंशासा याद रखना। लुबुम्बाशी और किशनगनी अन्य प्रमुख नगर हैं। जायरे नदी पर स्थित मतादी देश का प्रमुख बंदरगाह है। तो मतादी जो है ना, यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है जायरे का। कहाँ पे है? जायरे नदी पर स्थित है। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए प्रश्न भी है, जायरे देश की नदी किस नदी द्रोणी में स्थित है? तो जायरे अपनी नाम वाली नदी। जायरे नदी के मार्ग के केवल कुछ हिस्सों में ही नावें क्यों चलाई जा सकती हैं? क्योंकि भैया जलप्रपात की उपस्थिति है ना। ये हम पहले भी पढ़े हैं, अफ्रीका महाद्वीप वाले चैप्टर में पढ़े हैं, कुछ नया नहीं है। सदाबहार वन किसको कहते हैं? जिनमें वितान पाए जाते हैं। वृक्ष अपनी पत्ते एक साथ नहीं गिराते। हाँ, जो हमेशा हरे भरे दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं। ठीक है, और इनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वही होते हैं सदाबहार। प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है यहाँ की? मक्का, चावल और किसावा। ज्वार, बाजरा, मक्का, कसावा, यही सब है। विश्वती वर्षा वन की विशेषता क्या है? तो विश्वती वर्षा वन की विशेषता वही जो बताए हैं, वो अपना पूरा एक तरफ से नोट डाउन कर देना, लिख देना। वितान पाए जाते हैं, एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, सूर्य के प्रकाश पाने के लिए कंपटीशन करते हैं, जिसके चलते ये बहुत ऊंचे निकल जाते हैं, है ना। इन वनों में सघनता पाई जाती है, बात समझ रहे हैं ना। यस सर। पेड़ों के नीचे छोटों में काई पाए जाते हैं, घासें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इन वनों में आवागमन या घूमना टहलना आसान नहीं होता है, और इसी वजह से इन वनों की लकड़ियों का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं भाई, इनमें याद रखना है। ओके, अपना तेल ताड़ का देश नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में पढ़ा जाएगा। नाइजीरिया क्या भी, देखिए सहारा नदी जल विद्युत, दो यहाँ पे परिभाषक शब्द दिए गए हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो नाइजीरिया घूम के आते हैं सब लोग, थोड़ी देर घूम लेंगे। ठीक है, अफ्रीका के विशाल देश में से एक है, जनसंख्या अफ्रीका के अन्य सभी देशों से अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक संपन्न प्रगतिशील देशों में से भी एक है। नाइजीरिया अपना भूमि और जलवायु की बात करें तो निम्न भूभाग और पठारों का देश है, निम्न भूभागों का देश है और पठारों का भी देश है। दक्षिण का तटीय प्रदेश एक निम्न भूभाग है जो वर्षा वनों से ढका हुआ है। दक्षिण का इसका तटीय प्रदेश, ठीक है। निम्न भूभाग कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण के तटीय प्रदेश में देखने को मिलता है, जो वनों से ढका पड़ा है। यहाँ का धरातल कुछ ऊंचा नीचा है, जो पानी की लहरों के समान दिखाई देता है। तो यहाँ की जो धरातल है, एक नाइजीरिया की विशेषता है कि यहाँ के धरातल हमको कैसे दिखते हैं? पानी के लहरों के समान दिखते हैं। इसके उत्तर में जोश का पठार, याद रखना। यहाँ दक्षिण के वन प्रदेश की सघनता धीरे धीरे कम होते हुए घास भूमि में बदल जाती है और देश का सबसे उत्तरी भाग सहारा मरुस्थल से मिल जाता है। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग इसका सहारा मरुस्थल मिल रहा है, जोश का पठार यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें दोनों आपको नोट करने लायक हैं, आप इसको नोट कर लीजिए भाई। नाइजर यहाँ की मुख्य नदी, इसी नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मतलब दो देश ऐसे हैं जिनका नदी के नाम पे नाम रखा गया, नहीं? यस सर। एक जायरे, दूसरा नाइजीरिया। ये नदी जो है ना, गिनी की खाड़ी में गिरने से पहले नाइजीरिया के बहुत बड़े भाग से होकर बहती है। मतलब नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, मिलान करने के लिए आता है बहुत सारा प्रश्न। देश के उत्तर पूर्वी भागों की नदियां चाड झील में गिरती हैं। देश जो नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी भाग में निकलती हैं नदियां, वो सब चाड झील में गिर जाती हैं। तो एक चीज हमको कंफर्म हो गया कि नाइजीरिया की सभी नदियां किसी समुद्र में जाकर नहीं गिरती हैं, है ना। समुद्र में भी गिरती हैं, लेकिन समुद्र के साथ साथ तो कहीं किसी झील में भी जाके गिरती हैं, है ना। ओके, इस प्रकार वो एक अंतः प्रवाह क्षेत्र बनाती हैं। अंतः प्रवाह क्षेत्रों की नदियों का पानी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाता है। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, कथन के रूप में पूछा जा सकता है कि नाइजीरिया की नदियां अंतः प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और कारण आ जाए
कि देश के उत्तर पूर्वी भागों की नदियां चाड झील में गिर जाती हैं या गिरती हैं। तो बस सॉरी सॉरी सॉरी, चाड झील में गिरती नहीं। कारण आ जाए कि यहाँ की नदियों का पानी सागर या महासागर तक नहीं पहुंच पाता है, बल्कि वो चाड झील में गिर जाती हैं। तो कथन और कारण सही रहेंगे ना फिर? यस सर। कारण जो है कथन की व्याख्या भी सही ढंग से करेगा। ठीक है, ये भी बात याद रखना। इसके तटीय भागों में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ साल भर वर्षा होती है। जलवायु कैसी यहाँ की? विषुवतीय, साल भर वर्षा। आंतरिक भाग में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। इस ऋतु में प्राय गर्म धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर से चला करती हैं और इनको बोलते हैं हरमट्टन। कई बार पूछा गया है हरमट्टन क्या है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म और धूल भरी हवाएं जो उत्तर पूर्व की ओर से चलती हैं उन्हें बोलते हैं हरमट्टन। अब यहाँ पे क्योंकि हम नाइजीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें नाइजीरिया के बारे में थोड़ा सही से पता रहेगा। क्या हरमट्टन क्या है? तो ये नाइजीरिया में उत्तर पूर्व की ओर से ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाएं होती हैं। बात क्लियर हुई? यस सर। ऐसे करके याद रखूंगा, लिख भी लो। साधन और उनका प्रयोग की बात कर लें तो नाइजीरिया मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश भूमि पर खाद्य फसलें पैदा होती हैं जो स्थानीय उपयोग में आती हैं। इनमें रतालू, कैसावा, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, शकरकंद है, सेम, इन सब की खेती यहाँ पे होती है। खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर है। कुछ कृषि उपजों के निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ताड़ की गिरी और तेल तथा मूंगफली के निर्यात में नाइजीरिया बहुत आगे है। ताड़ की गिरी, तेल और मूंगफली निर्यात आज भी करता ही होगा। ठीक है, पहले कर रहा था जब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइजीरिया का ही है ना, पोर्ट हार्कोर्ट। क्या बोलिए ना? जी सर। ध्यान रखना भाई। चलिए, ये अटलांटिक महासागर है, पोर्ट हार्कोर्ट यहाँ पे है। कोको के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान। तेल ताड़ का वृक्ष, ये करंट का टॉपिक है, उसको आप लोग देख लीजिए। तेल ताड़ का वृक्ष विषुवतीय जलवायु में अच्छी तरह पैदा होता है। लगभग 15 वर्षों में अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ताड़ के इन पेड़ों की ऊंचाई 12 मीटर के आसपास होती है। इस पेड़ पर फल जो लगते हैं वो गुच्छों में लगते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है एक प्रश्न पूछा जाए स्टेटमेंट के रूप में कि नाइजीरिया में पाया जाने वाला यह पौधा 15 साल में अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ता जाता है। इनकी ऊंचाई 12 मीटर के आसपास होती है। इस पेड़ पर जो फल गुच्छों में लगते हैं और इन फलों के बीज तथा गूदे से तेल निकाला जाता है। दे दिया जाए उपरोक्त कथन किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन पता रहने चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकार तेलों के रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। इस तेल का उपयोग कृत्रिम मक्खन, साबुन, मोमबत्ती, सिर में लगाने का तेल और भी चीजें बनाने में किया जाता है। पशुपालन की बात करें, उत्तर में सवाना घास भूमि पर पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। सवाना घास भूमि जहां पर देखने को मिल रही है वहां पे पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सब पाले जाते हैं। बकरियों की खालें नाइजीरिया के चमड़ा उद्योग में काम आती हैं। वन की बात करें, कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वन से ढका हुआ। इमारती लकड़ी, प्लाईवुड निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। जल विद्युत की बात करें तो नाइजीरिया जल विद्युत के साधनों में संपन्न है। कैंजी बांध, ये बात याद रखना। कैंजी बांध कहाँ पे है? तो नाइजर नदी पर ही है। इसको लिख लो भाई। उत्तर में जोश के पठार पर 4 जल विद्युत केंद्र हैं। जोश का पठार उत्तर में। ठीक है, खनिज और उद्योग की बात कर लें तो नाइजीरिया के मध्यवर्ती पठार में टिन और कोलम्बाइट के विशाल भंडार हैं। नाइजीरिया के मध्यवर्ती पठार में दोनों खनिजों को भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। नाइजीरिया में लोहा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, चूना के पत्थर भी पाए जाते हैं। और अब पश्चिमी अफ्रीका में यही अकेला कोयला उत्पादक देश भी है। पश्चिम अफ्रीका का एकमात्र कोयला उत्पादक देश है नाइजीरिया। अफ्रीका में खनिज तेल के बड़े उत्पादकों में से नाइजीरिया भी एक है। 70 के दशक में तेल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। इससे नाइजीरिया की आर्थिक स्थिति पर कई प्रभाव पड़े। एक ओर तो देश को खूब धन मिला, लेकिन दूसरी ओर यहाँ की खेती पर बहुत बुरा असर हुआ। देश की आय में वृद्धि होने से सभी तरह की सेवाओं की मांग बढ़ गई। परिणाम यह हुआ कि नौकरियों में लगे लोगों का प्रतिशत 70 में लगभग 10 था, 82 में बढ़कर 23 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था लिखने का, लेकिन खेती में लगे लोगों की संख्या कम हो गई। 70 में 75 से 82 में 59 हो गई। कई तरह के उद्योग लगाए गए। वस्त्र उद्योग है, भोजन सामग्री तैयार करने का उद्योग है, चमड़ा, तेल
कारखाना, सिगरेट उद्योग, रबर, धातु सामान, ये सबका उद्योग। ठीक है, जनसंख्या की बात कर लें, विभिन्न जनजातियों के हैं यहाँ पे, जो निवासी इनके हैं आश्रित हैं। कुल जनसंख्या इनकी इतनी है। औसत घनत्व छोड़ दो, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी भागों में जनसंख्या औसत घनत्व देश के शेष भागों की तुलना में अधिक है, ये थोड़ा सा नोट कर लो। नाइजीरिया के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों में जनसंख्या का औसत घनत्व देश के शेष भागों की तुलना में अधिक है। लागोस इसकी राजधानी है। पोर्ट हार्डकोर्ट और लागोस यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं, भैया ये लिख लो, नोट कर लो। इबादान सबसे बड़ा नगर और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। इबादान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा नगर है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। बाकी कानो, कदुना, जोस उत्तरी भाग के प्रमुख नगर हैं, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। दक्षिणी भाग में प्रमुख औद्योगिक नगर हैं लागोस और पोर्ट हार्डकोर्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाइजीरिया की अबुजा, ठीक है, लिख लो। ओके। सर राजधानी कहाँ है तो उसकी? राजधानी कहाँ है? लागोस यहाँ पे देखिए, नाइजीरिया का नाम कैसे पड़ा है, ये इसका प्रश्न नाइजर है। नदी पर, नदी। नाइजर नदी के नाम पर, नाइजर नदी के नाम पर। नाइजीरिया में कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ? रबड़ उद्योग, चमड़ा उद्योग, खनिज उद्योग। नाइजीरिया की उस नदी का नाम लिखो जिस पर बांध बनाया गया है, बांध का नाम क्या है? कैंजी बांध। कैंजी बांध। ओके, चलो तो ये सब थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ, इतना शॉर्ट चैप्टर, हाँ छोटा चैप्टर था भाई, ठीक है। बाकी ये तो पता नहीं क्या क्या इसमें दिया गया है। हटकोट, हमें लगता है ये हटकोट होगा, जो ये छुपा हुआ है, यहाँ ऊपर लागोस है, नीचे इबादान है। नाइजीरिया का मुख्य बंदरगाह हाई हाँ, पोर्ट। हटकोट है, राजधानी इसमें लागोस रही है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र इसका इबादान है, प्रमुख नकदी फसल क्या है तो तेल ताड़ है ना। उत्तरी नाइजीरिया के प्रमुख व्यापारिक नगर कानो है, ठीक है। ये थोड़ा सा यही सब चीजें इसमें हैं, ठीक है भाई। और क्या, बस इसमें तो इसका चैप्टर सारा निपट गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे ना, इन सबको हम एक साथ अपलोड कर देंगे, तीनों चैप्टर मिला के एक साथ अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। फिर कल भी कुछ पढ़ा देंगे, उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। और आज शाम को ही, कल से लेकर, मतलब कल कितनी तारीख, 11 7 18 12 से 18 पूरा वो दे देंगे आप लोगों को, शेड्यूल दे देंगे आज शाम तक, ठीक है, हर हालत में। हाँ, तो वो वाला टेस्ट नहीं लेंगे क्या?